हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि मैंने पिछला वाला क्लास जो कराया था इसका पार्ट 1 वो भी इम्पोर्टेंट था। 6 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने करा दिया है, बाकी का क्वेश्चन हम अभी कराने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लिखना ना भूलिएगा। यह बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न हम लोग बनाए हैं, तो यह एग्जाम में बिल्कुल आएगा और आपको लिखना कैसे है या देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि यह क्लास भी उन तक पहुँच सके। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है, यह इंपॉर्टेंट है, वो भी यह पूछा गया प्रश्न है PYQ के माध्यम से। और यहाँ देखिएगा वास्तविक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन जो 7 दिया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से देखिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा 7 नंबर का, ठीक है। वो बहु ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। प्रकाश की किरण लिखना है, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है। प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है और अपने मूल पथ से लंबवत दूरी पर विस्थापित हो जाती है। विस्थापित हो जाती है, कमा क्या कहलाता है, वास्तविक विस्थापन कहलाता है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि वास्तविक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है और अपने मूल पथ से लंबवत दूरी पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। इसे वास्तविक विस्थापन कहते हैं या वास्तविक विस्थापन कहलाता है। आपको लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है या आ जाए, एग्जाम के लिए बहुत बेटर क्वेश्चन है, वो भी सब्जेक्ट के माध्यम से। चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में मेरा 8वां क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है तथा इनके फॉर्मूला को लिखें, इनके सूत्र को लिखें। 2026 में संभावना है यह क्वेश्चन आ जाए। यह 2026 के लिए बनाया गया प्रश्न है कि अपवर्तनांक क्या है। इसका आंसर हम लिखेंगे, लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक क्या है? तो वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ही क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। अगर अपवर्तनांक बोले तो अपवर्तनांक हम यहाँ देखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में इसका सूत्र कैसे हम लिखेंगे? देखिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो हमें ऐसे ही लिखना है कि वायु प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के जो अनुपात आता है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। आप लोग लिखिए, अपवर्तनांक को हम छोटा n से सूचित करते हैं और वायु में प्रकाश की चाल को हम c से सूचित करते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से सूचित करते हैं। तो इससे इसलिए n बराबर c/v, ये भी आपका सूत्र हो सकता है। इसे निर्वात भी बोलते हैं, लेकिन ये वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। और 8 नंबर का आंसर हो गया, आप लोग लिखिए। चलिए हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले 2 प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन आप पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज उस क्लास को कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वैसे ही क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं जो 2026 को टारगेट करता है। 2026 के लिए बिल्कुल आएगा। अगर इस क्लास से आप जुड़े हैं तो याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में जिस दिन आप बैठिएगा बेटर, इससे बेटर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, पूरा हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। इसी क्लास से, आरडीएस क्लास से ही आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और यहाँ लिखना है इसका आंसर कि प्रकाश के अपवर्तन की, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर में पूछा है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में 2 प्रभाव निम्न है। एक में लिखिएगा। तो आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटना घटता है, आपको याद होगा, अगर पानी के अंदर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना इसका घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए दूसरा लिखिएगा। दूसरा, पानी के अंदर सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। दो पूछा है, 2 प्रभाव, हमने 2 प्रभाव लिख दिया। और जैसा देखिएगा, जैसा क्वेश्चन का डिमांड हो आंसर वैसे ही लिखा जाता है। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हमको, मतलब क्वेश्चन का डिमांड है कि 2 लिखना, हम 5 लिख दिए कि नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि हाँ 2 प्रभाव ही लिखना है तो 2 ही आप लोग लिख के आइएगा, जरूरी नहीं है कि हमें 5 लिखना है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्नेल का नियम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम लिखे। देखिए संभावित प्रश्न है, हम लोग मतलब भविष्यवाणी किए हैं कि यह कहीं क्वेश्चन 2026 को टारगेट करें और यह प्रश्न पूछा जाए कि स्नेल का नियम आपको बताना है, तो हमें कैसे बताएंगे? आंसर इसका आप लोग लिखिएगा, आप लोग आंसर लिखिएगा कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग, किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, इसलिए यही स्नेल का नियम है। इसलिए साइन आई बटा साइन आर कमा इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग हूबहू ऐसा ही लिखना है, कि स्नेल के नियम लिखिए तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसलिए साइन आई बटा साइन आर इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। आप लोग लिखिए, कमेंट करके बताइए क्या आपने लिखा। लिखना जरूरी है क्योंकि देखिए हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हम लोग वही टॉपिक को लिए हैं क्योंकि एग्जाम और बहुत नजदीक। अगर इसमें हम पूरा आपको कह दें कि बहुत बड़ा पढ़ना है, पूरा मतलब जोर शोर लगा के पूरा पढ़ाने शुरू कर दी तो नहीं। हमें मतलब है PYQ का क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वैसे क्वेश्चन सेट किया जाए कि आगे 2026 में क्या प्रश्न बन सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना है, कम क्वेश्चन कराना है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए क्योंकि हम लोग जितना प्रश्न करा रहे हैं यह हूबहू यह प्रश्न तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न आप लोग डायरेक्टली याद कर लेते, लेकिन सब्जेक्टिव माध्यम में जब तक अपना कलम खुद से नहीं चलाइएगा ना, जब तक केवल कहिएगा हम लिख लेंगे, आप कहिएगा कि हम लिख लेंगे, लेकिन यह सत्य नहीं हो सकता है। जब आप लिखने जाइएगा तो बहुत सारे वर्ड जो होते हैं फंस जाते हैं, आपको याद होते होते आपको लगेगा कि हमको याद है हम लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में कहीं कहीं आप लोग फंस जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दिक्कत आएंगे। तो इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए जैसे आप क्वेश्चन हमने करा दिया, इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है डायोप्टर क्या है? 11 नंबर प्रश्न है कि डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता की मात्रक ही डायोप्टर है। आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया गया होगा, आप ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे। इसका आंसर लिखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो 1 मीटर हो तो उनकी क्षमता को क्या कहते हैं? उनकी क्षमता को क्या कहा जाता है? उनकी क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। एक डायोप्टर
कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ दे डायोप्टर को हम लोग इसमें व्यक्त कर रहे हैं मीटर के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि डायोप्टर को आप इसमें व्यक्त कीजिएगा, तो ऑप्शन रहेगा मीटर में। कहीं सेंटीमीटर में भी रहता है तो आपको मीटर करके आना है। देखिए याद होना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उनकी क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। उनकी क्षमता को क्या कहते हैं? एक डायोप्टर कहते हैं। तो हमसे अगर प्रश्न आ जाए कि डायोप्टर क्या है, तो हम लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उनकी क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रश्न को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपका रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत विलंब नहीं है, बहुत जल्दी। बिहार बोर्ड का एग्जाम मेरे ख्याल से आप लोग का लगभग फरवरी में होता है, तो यह लगभग 15 फरवरी के आसपास यह एग्जाम फिर 2026 में आपका होगा। तो देखिए समय कितना बचा है, आपका अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर का समय चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी मात्र 3 महीना समय बचा है। तो 3 महीना में देखिए दुनिया में जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है, ज्ञानी बाबा बन जाना है, नहीं, ज्ञानी नहीं बनना है। क्वेश्चन का जैसा डिमांड है, जैसे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? पीवाईक्यू का। तो आपको पता है पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिए हैं, तो पूरी संभावना है अगर पीवाईक्यू से ही प्रश्न आएगा तो हमें क्या जरूरत है? पूरा मतलब कमंडल बांधने की, तो पूरा ब्रह्मांड को जानना जरूरी नहीं है। हमें जितना जरूरत है क्वेश्चन। अच्छा, मैट्रिक में जो टॉप करता है कैसे कर लेता है? पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, मैट्रिक में टॉप करता है ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने पूरा सिलेबस किया और पीवाईक्यू का एनालिसिस किया। पीवाईक्यू का क्या किया? एनालिसिस किया और क्वेश्चन को, ट्रेंडिंग को समझा, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, बस वैसे ही वो टॉप करे। ज्यादा थोड़ी पढ़ता है, ट्रेंडिंग समझता है, टॉप कर जाता है। तो चलिए इतना ही पर क्लास को खत्म करते हैं। और मेरे ख्याल से यह प्रकाश का अपवर्तन पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। इतना प्रश्न अगर आप 11 प्रश्न हमने कराया है, पार्ट 2 से प्रकाश के अपवर्तन से मैंने 11 प्रश्न कराया है। अगर इस प्रश्न में वो आप करके जाते हैं तो मेरा मानना है कि इससे बहुत ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब 3 पार्ट पर प्रकाश के प्रकीर्णन पर। धन्यवाद।